नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे कांग्रेस में अंदरूनी कलह को लेकर। पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को छूट दी है और इसका कंपैरिजन वे बीजेपी से कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। हार के बाद कांग्रेस में कई अंतर्कलह सामने आते रहे हैं। अब पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बयान ने एक बार फिर कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिंहदेव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में कमियां तो हैं और कहीं कहीं ज्यादा कमियां हैं। कांग्रेस के पास जो कार्यकर्ता हैं उन्हें खुली छूट दे दी गई है, जबकि बीजेपी में संगठन और अन्य माध्यम से कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखा जाता है और ऐसा कांग्रेस में नहीं है। सुनिए। कहीं है कहीं नहीं है और अपनी भी कमी हमको आकलन करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि हम जीत नहीं पा रहे और क्या कारण है कि हम पीछे रह पा रहे हैं। विधानसभा में अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो रही है तो हम क्यों पीछे रह गए। 71 सीट से हम 35 में क्यों आ गए। लोकसभा में 2 सीटें थी हमारे पास, 1 क्यों रह गई। वोट शेयर हमारा बढ़ा भी लेकिन हम जीतने के करीब क्यों नहीं आ पाए। कांके बहुत थोड़े से हार गए और 2-3 लोकसभाएं थी जहां हम बिल्कुल जीत सकते थे। राजनांदगांव जीत सकते थे, चांपा जांजगीर जीत सकते थे, बिल्कुल ये सीटें जीती जा सकती थी। तो कमी कहीं ना कहीं रह गई जिसका आकलन करना। जो बीजेपी है वो संगठन है, वो मीटिंग हो रही है, हर हफ्ते कुछ हो रहा है। आज उनके कुछ विधायकों से बात करते हैं जो कभी इधर थे अभी उधर हैं, या उनके साथ के भी पुराने लोग कहते हैं कि इतना दौड़ाते हैं, इतना काम करते हैं कि आज यहां जाओ आज यहां जाओ। इस बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस की चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा है कि यह तो बहुत गंभीर बयान है। कांग्रेस में अब कोई नेतृत्वकर्ता नहीं है। यह सीधा हमला भूपेश बघेल और दीपक बैज पर है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर यही लोग लीड कर रहे थे और तभी चुनाव कांग्रेस हारी। सुनिए अमित चिमनानी, प्रदेश मीडिया प्रभारी बीजेपी, क्या कह रहे हैं। बहुत गंभीर बयान है। उन्होंने ये कहा है एक प्रकार से कि कांग्रेस में अब कोई नेतृत्वकर्ता फिलहाल नहीं है। कार्यकर्ताओं को ठीक तरीके से काम नहीं बताया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को ढीला छोड़ दिया गया है। तो ये सीधा हमला जो है वो भूपेश बघेल जी पर है या दीपक बैज जी पर है, क्योंकि भूपेश बघेल जी के ही चेहरे पर विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर लोकसभा में भी वही लीड कर रहे थे और अभी दक्षिण के उपचुनाव में भी वो कहीं न कहीं इन्वॉल्व दिखे थे। तो ये जो तीनों चुनाव कांग्रेस हारी है, कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री एक बड़ा चेहरा थे, हारे हैं। तो अब कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कौन करेगा, हार का जिम्मेदार कौन है, ये कांग्रेस में कोई बताने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव का इशारा उन्हीं की तरफ है कि वो हार की जिम्मेदारी लें और कांग्रेस को एक नया नेतृत्व मिले और फिर वो कार्यकर्ताओं को थोड़ा रिचार्ज करे, ऐसा इस बयान से लग रहा है। टीएस सिंहदेव के इस बयान से अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और ये सवाल पर बीजेपी चुटकी ले रही है। चुटकी लेने का समय है। अगर जो नेता, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस तरह की बात करता है कि कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे दी गई है लेकिन बीजेपी उन्हें किसी न किसी कार्यक्रम में व्यस्त रखती है, तो वास्तव में सोचने वाली बात है कि कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। अगर कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत नहीं करेगा तो इसी तरह से जैसे लोकसभा और विधानसभा में मुंह की खाई है, इसी तरह से लगातार चुनाव होते रहेंगे और मुंह की खाते रहेगा। इसलिए संगठन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। सिर्फ बातों से काम नहीं होगा, काम करने होंगे, जनता के बीच जाने होंगे, उनका विश्वास जीतना होगा और ये कार्यकर्ता ही कर पाएंगे। सरकार की खामियां भी गिनानी होंगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। गोपाल सामंतो जी, प्रवक्ता बीजेपी, आरती उपाध्याय जी, डॉक्टर आरती उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस, मनीष वोरा जी, वरिष्ठ पत्रकार,
तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे डॉक्टर आरती उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस। महिलाओं से, लेडीज फर्स्ट, इसलिए सवाल आपसे। सवाल यह है कि एक बड़ा नेता अगर जो कांग्रेस का यह कहता है कि नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे दी गई है, कोई विशेष काम नहीं दिया जा रहा, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखा जाता है, कार्यक्रमों के जरिए लोगों के बीच भेजा जाता है, तो यह तो बड़ी बात है। सोचना चाहिए। संगठन को मजबूत करने की बात जहां तक होती है तो मजबूत करने की बात होनी चाहिए, इस पर तो मंथन होना चाहिए। क्या कहेंगी आप? जी नमस्कार। चलिए, डॉक्टर आरती उपाध्याय, हम आपसे माफी मांगना चाहेंगे क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम गोपाल समंथो जी के पास जाना चाहेंगे। गोपाल समंथो जी, आपके विपक्षी दलों के नेता भी संगठन, बीजेपी संगठन से प्रभावित हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं। आपको तो अब खुश हो जाना चाहिए। देखिए, खुशी इस बात की नहीं होनी चाहिए कि टीएस सिंहदेव ने क्या कहा। खुशी इस बात की है कि पहली बार टीएस सिंहदेव ने सच्चाई उजागर की, और कांग्रेस में सच्चाई उजागर करने की प्रथा नहीं है। उन्होंने सही बोला कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे दी जाती है, जिसको जो मर्जी वो कर ले। 5 साल इनकी सरकार रही, इनके कार्यकर्ताओं को पूरा छूट दे दिया गया था छत्तीसगढ़ में हर जगह लूटपाट करने की और छत्तीसगढ़ में टैक्स पेयर के पैसे से लूट करने की। ये उनको खुली छूट। आज 1 साल बाद वो इस बात को सार्वजनिक रूप से मान रहे हैं, इसके लिए उनका साधुवाद। अब रही बात, आपने जैसे अब कहा कि कांग्रेस में सिर्फ टब्बल चलते रहता है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। 5 साल जब इनकी सरकार थी तब भी टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल का रोज का सिर्फ टब्बल चलता था। ये 2.5 साल का फॉर्मूला, कभी तुम मुख्यमंत्री, कभी मैं मुख्यमंत्री, कभी इनके लोग इंडिगो के फ्लाइट में जा रहे हैं, कभी इनके लोग एयर इंडिया के फ्लाइट में जा रहे हैं, ये इनका चलता रहता था। इनकी पूरी की पूरी जो इंटेंशन था वो सरकार और शासन में लोगों का भला ही नहीं था, बल्कि सत्ता की चाबी किसके पास है, किसके पास रहेगी और लूटपाट कौन करेगा, इस पर इनका पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित था। और बड़ा आश्चर्य है कि कांग्रेस में आज कैसी परिस्थिति है कि आज 2 दिन पहले भूपेश बघेल ने राजीव मितान क्लब की बैठक ली और बैठक लेके लोगों को बुलाया। उसमें कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं था, सारे बड़े नेताओं ने उससे किनारा कर रखा। और जब इनकी सरकार थी तब भी रोज इनके कलई खुलते थे। इनके मंत्री थे जयसिंह अग्रवाल, उस समय तत्कालीन कलेक्टर रानू साहू के खिलाफ चिट्ठी लिख कर दिए थे कि डीएमएफ का पैसे का घोटाला हो रहा है। और आज वही रानू साहू डीएमएफ घोटाला में ही जेल के अंदर है। कि देखिए कि कांग्रेस में कैसी खुली छूट थी मनी की, कांग्रेस में कैसी खुली छूट थी लूटपाट करने की, और कांग्रेस में कैसी खुली छूट थी कि लोगों के पैसों पे अपना संपत्ति बनाने के लिए, अपनी धरोहर बनाने के लिए और लोगों के पैसे को लूटने के लिए। चलिए, और मैं फिर दोबारा साधुवाद करता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। टीएस सिंहदेव आज बड़े देर से उनका विवेक जागा है, लेकिन चलो जागा तो है। चलिए, विवेक जागा है और विवेक जागा तो है। साधुवाद दे रहे हैं गोपाल समंथो जी। डॉक्टर आरती उपाध्याय, क्या कहेंगी आप? देखिए गोपाल जी, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आप बोलिए। कि देवेंद्र जी, गोपाल जी ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। बाबा ने सभी कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, और यदि किसी संगठित भाजपा का उन्होंने बड़ाई कर भी दिया कि अच्छी चीजों को बड़ाई करने में उनको कोई प्रॉब्लम है क्या सुनने में? नहीं है ना। कहीं लगा होगा, बड़े वरिष्ठ नेता है हमारे, उन्होंने कुछ देखा, बातें जो है कर दिया तो कोई बात नहीं है। जैसे भाई साहब ने कहा कि संगठन कांग्रेस में संगठित नहीं है कार्यकर्ता, गलत बात है। अब चुनाव में जैसे ही दीपक बैज जी ने
की हार जीत तो लगी रहती है। ये कि 1 वर्ष पूर्ण होने पर अभी जीएसटी की अधिकारी के साथ जो एक वाइस वीडियो हो रहा है, कोई व्यापारी है, ये बोल रहे हैं कि मैं भाजपा को जिताने वाला और तुम कैसे मुझे फोन कर सकती हो। ये दादागिरी भाजपा के शासनकाल ही संभव है। आप देख रहे हैं 1 वर्ष में 3,495 जो है अपराध दर्ज किए गए, छोटे और बड़े। नहीं, ये अपराध की बात और वो जो भी आप बातें कह रही हैं ये अलग है। ये संगठन की बात है। आपके संगठन आपका कमजोर होता जा रहा है और इस पर टीएस सिंहदेव जी ने चिंता जताई है। इस पर आपका क्या कहना है कि संगठन कमजोर है, उस पर ध्यान देने की अभी जरूरत है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल है सर। यदि वरिष्ठ नेता हमारे बोल कहीं उनको लगा होगा तो जरूर ही आपके हमारे जो नेतागण हैं वो जरूर ही कार्यकर्ताओं को किस तरीके से मतलब करने की जरूरत है। और जैसे कहा गया, कार्य तो सभी करते हैं, कार्यकर्ता कार्य नहीं करेंगे तो फिर को थोड़ा लगा होगा जहाँ पे की कमी है, जरूर इसे कोशिश जो है वो कांग्रेस के नेता। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। आपकी आवाज रुक रुक करके आ रही है तो हमारे दर्शकों को भी सुनने में परेशानी हो रही होगी। ठीक है, आप नेटवर्क में आ जाइए, बेहतर होगा। मनीष बोरा जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल यहां पर यह है कि टीएस सिंहदेव जी ने जो बयान दिया है, क्या वास्तव में ये अपने फ्रस्ट्रेशन में दिया है, असंतोष है उनके अंदर, या फिर संगठन में वास्तव में कमी है और वो संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, छटपटा रहे हैं अंदर से, नहीं हो पा रहा? जी देखिए, एक बात तो ये तय है कि टीएस सिंहदेव जी जो है वो अपनी बात बड़ी साफगोई और सरलता के साथ रखने के लिए जाने जाते हैं और सच को बड़ी सफाई के साथ वो कहते हैं। उन्होंने आज भी जो बयान दिया है उस बयान के यदि मायने निकाले जाए तो मुझे लगता है सकारात्मक पहलू यदि देखा जाए तो ये है कि सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस को सक्रिय करने की आवश्यकता है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको लगातार व्यस्त रखने की आवश्यकता है, कांग्रेस को रिचार्ज करने की आवश्यकता है। कांग्रेस को लेकर के उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो चिंता उन्होंने व्यक्त की, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा में हमारी स्थिति ऐसी क्यों हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा के जो चुनाव थे उसमें 71 या 35 में क्यों आ गए। तो जो चिंता वो व्यक्त कर रहे हैं निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। लेकिन होता यह है कि हार हो या जीत हो, उसके बाद किसी प्रकार का कोई हार या जीत को लेकर के कोई विश्लेषण नहीं होता है, उसकी कोई समीक्षा नहीं की जाती है और कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से रिचार्ज किया जाए, जनता से किस प्रकार से हम जुड़ सकते हैं। जनता के मुद्दों को तो निश्चित रूप से कांग्रेस उठा रही है, लेकिन उन मुद्दों को उठा करके जनता के साथ जुड़ना और जनता के साथ जुड़ के उसके लिए संघर्ष करना, मुझे लगता है इन चीजों में कहीं न कहीं जाकर के कुछ कमियां कांग्रेस के अंदर रह रही है। उन कमियों को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया है और इस बात को भी कहा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से कार्यकर्ता जो है लगातार व्यस्त करते हैं। कुछ लोग जो कांग्रेस में थे जो भाजपा में चले गए, उनकी जब चर्चा होती है तो वो इस बात को कहते हैं कि हमें लगातार व्यस्त रखा जाता है। लेकिन निश्चित रूप से व्यक्ति की जो ऊर्जा है उसकी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना, सकारात्मक उपयोग करके उसका फायदा जनता के हित में, जनता के हित में लेने के साथ साथ पार्टी के हित में भी लेना, ये महत्वपूर्ण विषय उन्होंने उठाया है। मुझे लगता है इन विषयों को कांग्रेस को निश्चित रूप से गंभीरता से लेना चाहिए। इसके पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी उन्हें बहुत सारी चीजें बड़ी सावधानी के साथ और बड़ी सरलता के साथ रखी थी, मीडिया के सामने भी, जनता के सामने भी, और ये कहा था कि देखिए कांग्रेस के अंदर जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को लेकर के कांग्रेस जब चुनाव में जाएगी तो क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता। तो निश्चित रूप से जो चिंताएं हैं उनकी, उन चिंताओं पर कांग्रेस को, उनकी केंद्रीय नेतृत्व को और स्थानीय नेतृत्व को विचार करना चाहिए और विचार करने के बाद में उस दिशा में प्रयास करना चाहिए किस प्रकार हम जनता से जुड़ सकते हैं, जनता से जुड़ के उनके मुद्दों को उठा करके और जनता के बीच जा करके उनके मत को अपने पक्ष में करके पुनः सत्ता में वापस आ सकते हैं। जी बिल्कुल 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 सही बात आपने कही है। गोपाल सामंतो जी, हम आपके पास आना चाहते हैं।
सवाल यहां पर यह है गोपाल सामंतो जी कि अगर विपक्ष का संगठन कमजोर है तो बीजेपी के लिए तो अच्छी बात है। अगर टीएस सिंहदेव ने यह बात कही और उजागर कर दी और कांग्रेस इस पर संभल जाए और संगठन को मजबूत करने का उपाय शुरू कर दे तो फिर बीजेपी के लिए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। देखिए देवेंद्र जी, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि बीजेपी कभी भी पार्टी के लिए नहीं सोचती है। बीजेपी का नारा ही है नेशंस फर्स्ट। हम देश के बारे में सोचते हैं और हम जब देश के बारे में सोचते हैं तो लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं और लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो ये जरूर सोचते हैं कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष भी मजबूत स्तंभ माना जाता है। दूसरी बात है कि हमें, आपने कहा कि हमें मुश्किल हो जाएगी। देखिए, जब ये सरकार में थे, 71 विधायक थे, तभी लोगों ने इनको उखाड़ फेंका और उखाड़ फेंक के हमको वापस लाया और हम छत्तीसगढ़ में 3 बार लगातार जनता ने आशीर्वाद दिया था जनता की सेवा करने के लिए भाजपा को। तब भी ये पार्टी मजबूत हुआ करती थी, ऐसा लोग कहते थे। और आज भी चौथे बार जब आशीर्वाद मिला है, जन आशीर्वाद मिला है, जन सैलाब के साथ जन आशीर्वाद मिला है, तो निश्चित रूप से हमारे कार्यों को लेकर मिला है, हमारे उद्देश्यों को लेकर मिला है और हमारे भीतर में जो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है भाजपा की सरकार में, उसको लेकर मिला है। और इनको जो नकारा जाता है वो इनके काले कारनामों के कारण नकारा जाता है। इनके काले सिंपल डिफरेंस इज वेरी सिंपल। हम कभी ये नहीं बोलते कि आप भाजपा को चुनिए और भाजपा के, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि आप सच्चाई को चुनिए और सच्चाई के पथ पर चलने में अग्रसर भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करिए और एक सशक्त सरकार बनाइए, एक ट्रांसपेरेंट सरकार बनाइए। यही हमारा नारा होता है जी। ये तो आदर्श और आज भी ये तो आदर्श स्थिति हो गई गोपाल सामंतो जी। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आप इस तरह की सोच रखते हैं। बीजेपी इस तरह की सोच रखती है कि हमारा जो विपक्ष मिनट में और जी 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 मिनट और इससे पहले मैं डिबेट कर रहा था राजीव मितान क्लब पे। आपको एक जानकारी देता हूँ, 13,442 राजीव मितान क्लब बनाया था भूपेश बघेल ने। क्लब में लगभग 24 भर्ती हुई थी, 24 से 25। मतलब आप सोचिए कि 2.5 से 3 लाख लोगों की भर्ती हुई थी जिनको 1,000 रुपए प्रति माह दिया जाता था। पूरे छत्तीसगढ़ में एक विज्ञापन नहीं निकाला गया था, सिर्फ केवल मनोनयन के आधार पर और इनके ब्लॉक अध्यक्ष के अनुशंसा पर इन्होंने छत्तीसगढ़ के जनता के पैसा को अपने कार्यकर्ता तक के पहुंचा दिया। एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया कि कैसे ये काले कारनामों को अंजाम दिए 5 साल में। और महतारी वंदन क्या करेंगे? महतारी वंदन योजना में सार्वजनिक रूप से फॉर्म भरा है। जब बनाया गया था, आप मुझे एक विज्ञापन दे दिखा दीजिए। आप गलत फंस गए हैं, आप गलत फंस गए हैं आरती जी। आप पहले महतारी वंदन योजना का फॉर्म बटाए, फॉर्म के तहत उसका कैटेगरी तय हुआ है, कैटेगरी के तहत लोगों को मौका दिया गया है। लोगों आप सिर्फ मुझे बता दीजिए, राजीव मितान क्लब 13,242 राजीव मितान क्लब में आपने किस आधार पर सदस्यों का निर्वाचन किया था, किस आधार पर सदस्यों का मनोनयन किया था? आप आधार बताइए ना, मैं आपको आधार बता दूंगा। आप जो जो योजना बताएंगे उसका सबका आधार बता दूंगा। केवल ये 1 साल नहीं, पिछले 15 साल के जो योजनाएं थी उसके भी आधार बता दूंगा। आप केवल एक योजना राजीव मितान क्लब में कैसे सदस्यों का मनोनयन हुआ था वो बता दीजिए। कितने अच्छे से चलने वाली आत्मानंद स्कूल को तो आप लोगों ने क्या कर डाला है, शिक्षा को आप लोगों ने बेच दिया है। और आप बात कर रहे हैं महतारी वंदन योजना का। देखिए, आप शायद पूरी जानकारी लेकर नहीं आए हैं डिबेट में। आप जानकारी लेके आइए कि आत्मानंद स्कूलों में हिंदी मीडियम के टीचरों को अंग्रेजी माध्यम का किताब पकड़ा दिया गया और अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को पढ़ाने कह दिया गया। आप आत्मानंद स्कूलों का टेंडर उठा के दिखाइए, देखिए कि कैसे ठेकेदारों को पढ़ाने का काम दिया गया। आप आत्मानंद स्कूलों के
शिक्षकों का गलत जानकारी, एडवर्टीजमेंट आपको जानकारी निकालिए। भी नहीं। आपको गलत जानकारी है, आपको गलत जानकारी। मैं अभी आपको जानकारी दिखा देता हूँ, आपको इसी डिबेट में दिखा देता हूँ। कि शॉप और पेन के आप पैसे न्यूज़पेपर की बात मत करिए, आप सिर्फ इतना बताइए, किसी भी जानकार व्यक्ति से पूछ लीजिए, आत्मानंद स्कूलों में 3 साल का जिसका एक्सपीरियंस होता था, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे अंग्रेजी मीडियम का होता, लेकिन उसमें उसको भर्ती हो जाती थी और अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को पढ़ाने का काम उसको दे दिया जाता था। आकलन कीजिए। चलिए ठीक है, आप जानकारी के ठीक है, अभाव में ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप आत्मानंद स्कूल चलिए, आपको जानकारी दिलवा देंगे गोपाल जी। चलिए हम ये देख लेते हैं ना, हम राजीव मितान क्लब के शिक्षक थे। नहीं, हम देख लेते हैं कि राजीव मितान क्लब, महतारी वंदन जैसी बातें और आत्मानंद स्कूल जैसी बातें हो रही हैं, उसकी कमियों के बारे में मनीष बोरा जी ही बता देंगे। जी मनीष बोरा जी। देखिए, निश्चित रूप से एक बात तो ये सच है कि महतारी वंदन योजना को लेकर के गोपाल सामंतो जी जिस बात को कह रहे हैं, उसको लेकर के बाकायदा फॉर्म भरवाए गए थे, उन फॉर्म के आधार पर लिखी हुई थी, उसके आधार पर जो है महतारी वंदन योजना जो है वो क्रियान्वित हुई है। आत्मानंद स्कूल में भी टीचरों को भर्ती को लेकर के बाकायदा विज्ञापन निकला था, उसका भी सिस्टम से काम हुआ था। लेकिन राजीव मितान क्लब की जो बात सामंतो जी कह रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से ये बात है कि उसमें किस प्रकार से लोगों की भर्ती की गई, कैसे लोगों को उसमें जोड़ा गया, उन क्लबों के माध्यम से क्या एक्टिविटीज की गई, इसको लेकर के एक अलग डिबेट का बड़ा विषय है, उस पर लगातार कई बार डिबेट हो चुकी है। लेकिन हाँ, एक बात ये सच है कि इन चीजों को लेकर के जनता के बीच में सीधे तौर पे जाना, जिन बातों को लेकर के हम आज बैठे हैं, उससे महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस जनता की नब्ज को समझने में लगातार जो है वो असफल हो रही है और उसकी वजह से ये स्थितियां निर्मित हो रही है कि कांग्रेस को जनता जो है वो सत्ता के सिंहासन पर लेकर नहीं जा रही है और जहां पर सत्ता में है वहां से भी उनको बहाल होना पड़ रहा है। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा, जनता की नब्ज को समझना पड़ेगा और उस हिसाब से जो है कार्यक्रम बना के उनको क्रियान्वित करना पड़ेगा। तो कार्यक्रम बना करके क्रियान्वित करना पड़ेगा, चूंकि समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कांग्रेस में अंतर्कलह की बात जो सामने आई है उस पर बीजेपी खुश हो सकती है, लेकिन बीजेपी का यह कहना कि अगर जो विपक्ष मजबूत होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा और अगर जो कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में संगठन मजबूत होगा तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, ये अच्छी बातें हैं, ये आदर्श की बातें हैं। लेकिन जो गड़बड़ियां हैं उसको दुरुस्त कौन करेगा? बीजेपी तो दुरुस्त करने जाएगी नहीं, कांग्रेस को खुद दुरुस्त करना पड़ेगा। तो अपनी कमियां खोजे कांग्रेस, अपने कार्यकर्ताओं को आगे लाए, उनके अंदर जोश भरे, लोगों तक जाएं और अपनी बातें समझाएं, तब विपक्ष मजबूत होगा और हो सकता है सत्ता की चाबी भी आ जाए। तो फिलहाल कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करे और सत्ता तक जाए, यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। अगर टीएस सिंहदेव की बातें बुरी लगती हैं कांग्रेस को तो वास्तव में यह कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य की बात है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।